अच्छा, तो अगर हमें मान लो कोरोना के लक्षण आना शुरू हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये भी आसान है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि अभी तुम जानती हो कि हम सभी अभी घर ही पर हैं, तो हमें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या-क्या चीजें करनी चाहिए? योगा करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड जैसे? फल, सब्जियां, अखरोट, बादाम, ऐसी चीजें। वेरी गुड। आई मीन तुम्हें तो सभी कुछ पता है और ये जानकारी हमने आपको भी दी है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सारी सावधानियां लेते रहें। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहले नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के करीब 80% सक्रिय मामलों वाले 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की समीक्षा बैठक। कोरोना से निपटने के लिए दिया 72 घंटे का नया फॉर्मूला। मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने का रखा लक्ष्य। आयकर विभाग ने की चीनी कंपनियों और उनके निकट समूहों के परिसरों पर छापेमारी। धन शोधन रैकेट चलाने के मामले में हुई छापेमारी। पूर्वी बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ हुई उग्र। जवाबी पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की हुई मौत। प्रभावित क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू। पोस्ट करने वाले को पुलिस ने लिया हिरासत में। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की जंग और मजबूत। रिकवरी रेट पहुंची 70% पर। देश में अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा 16 लाख के करीब। मृत्यु दर घटकर 1.99%। दुनिया भर में संक्रमण के मामले 2 करोड़ के पार। 102 दिन बाद नए कोरोना मामले आने के कारण न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर लॉकडाउन के लिए फिर से तैयार। कोरोना के खिलाफ भारत में वैक्सीन प्रशासन विशेषज्ञ समिति की आज होगी अहम बैठक। वहीं रूस ने किया कोरोना के खिलाफ पहली वैक्सीन स्पुतनिक विकसित करने का ऐलान। कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए ब्राजील का पराना राज्य कर रहा है रूस के साथ बातचीत। जो बिडेन ने बनाया कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाली होंगी वो पहली अश्वेत महिला। बिडेन 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का करेंगे मुकाबला। और भारत धूमधाम से मना रहा है जन्माष्टमी पर्व। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दी सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और साथ ही आज मनाया जाएगा विश्व हाथी दिवस। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उन 10 राज्यों से विचार विमर्श किया जहां कोरोना के देश के करीब 80%
सक्रिय मामले हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि सभी राज्यों ने बेहद सहयोग दिखाया है और टीम इंडिया ने मिलकर काम करने का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। पीएम ने संक्रमण को रोकने के लिए कई सुझाव दिए तो केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुझे संतोष है कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लड़ाई में कंटेनमेंट, संपर्क का पता लगाना और निगरानी सबसे प्रभावी हथियार हैं। साथ ही उन्होंने सबसे 72 घंटे के नए फॉर्मूले पर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के कदमों से लोगों का विश्वास बढ़ा है और मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने का लक्ष्य जल्द प्राप्त किया जा सकता है। जो 10 राज्य जहां पर 80% केसेस हैं, हमारे 10 राज्य जहां 82% मृत्यु है, हम 10 राज्य इस पूरी स्थिति को पलट सकते हैं। हम 10 राज्य मिलकर के हम भारत को विजयी बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस काम को कर पाएंगे। आयकर विभाग ने धन शोधन रैकेट चलाने के मामले में कल चीन की कंपनियों, उनके निकट संपर्कों वाले समूहों और कुछ बैंक कर्मचारियों के परिसरों में छापेमारी की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि चीन के कुछ नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों के धन शोधन में लिप्त होने और फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला लेन देन की ठोस जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई। तलाशी में पता चला कि चीनी नागरिकों के कहने पर नकली कंपनियों के नामों से 40 से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें कुछ समय में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई। चीन की एक सहायक कंपनी और उससे संबंधित संगठनों ने भारत में खुदरा व्यापार के लिए शोरूम स्थापित करने के नाम पर नकली कंपनियों के जरिए फर्जीवाड़े से 100 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि प्राप्त की। सीबीडीटी ने कहा कि तलाशी में बैंक कर्मचारियों और सनदी लेखाकारों की मिलीभगत से हवाला लेन देन और धन शोधन से संबंधित आपराधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और इस पूरी खबर पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, क्या मामला है ये? ये देखिए, जो एनसीआर में कल एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जहां पर छापेमारी जो है वो गाजियाबाद, दिल्ली और गुड़गांव के बहुत सारे एंटिटीज हैं उन पर की गई है। खबर ये मिली थी कि एक चाइनीज नेशनल है जिसने मणिपुर से पासपोर्ट बनवाया और फर्जी पासपोर्ट बनवाया और उसके बाद उसने कई सारी जो चाइनीज कंपनीज की इंडियन सब्सिडरीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करना शुरू किया। उसने कई बड़े पैमाने पर करीब 40 बैंक अकाउंट खोले और उसमें धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसा लगाने की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया। ये काफी एक सोची समझी चाल लग रही है, जिसमें कई बैंक अधिकारी भी शामिल हैं, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं और इन सभी प्रेमाइसेस के दौरान जो भी दस्तावेज अभी प्राप्त हुए हैं उनके मुताबिक काफी संगीन आरोप जो है वो इस शख्स पे लग रहे हैं। ये इसका नाम, असली नाम मिस्टर लाओ है, जिसने अपना नाम बदल करके चार्ली पैंग नाम से वो रह रहा था भारत में और इस तरह के जो गतिविधियां हैं उसको अंजाम दे रहा था। अब आईटी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो अभी दस्तावेज मिले हैं करीब 300 करोड़ रुपए के, वो और बढ़ करके 1000 करोड़ रुपए तक के जा सकते हैं या इससे भी बड़ा मामला हो सकता है। तो आप ये देखिए कि एक सिस्टमिक प्लान चल रहा था जिसमें कुछ जो चाइनीज कंपनीज की इंडियन सब्सिडरीज होती हैं उनके जरिए धन शोधन भी हो रहा था और हवाला के पैसे का इस्तेमाल भी हो रहा था। तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं कही जा रही हैं। हो सकता है यहाँ के कुछ लोग चीन में पैसा भेजते थे और वहां के जरिए वो पैसा इन्वेस्ट होता था। ये सारी जो जांच है वो लगातार चल रही है और भी खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन इसमें बैंकिंग सिस्टम की एक तरह से कमी देखी गई है। कुछ बैंक ऑफिशियल्स के यहाँ भी छापे पड़े हैं
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मिलकर के जो कंपनी सब्सिडरीज बनाई और उसके जरिए धन शोधन किया, उसको उसमें भी लूप होल का मामला पता चला है और अभी जांच में काफी कुछ और खुलासा होने की उम्मीद है दर्शकों। अजय, अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो आर्थिक कदम एक बड़ा जरिया आजकल बन जाते हैं किसी देश को नुकसान पहुंचाने के, तो क्या उस लिहाज से भी इसको देखा जा सकता है या एक किसी इंडिविजुअल का कारनामा इसको कहा जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइम। और अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो जो किसी भी देश के सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम्स का आप मौजूदा सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए अगर आप कोशिश करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसे करने की जो कि ड्यूबियस हैं बाद में, जिनको आप मनी लॉन्ड्रिंग की संज्ञा देते हैं, इसमें कई सारी शेल कंपनीज का इस्तेमाल किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना कि कई सारी फर्जी कंपनियां बनाई गई जिसमें काम तो बिल्कुल नहीं होता था, केवल पेपर पे वो कंपनियां बनाई गई जिसमें पैसों को घुमाने की कोशिश की जाती थी। तो अगर मान लीजिए किसी एक चाइनीज कंपनी के 3-4 शेल कंपनीज हो गई, तो ऐसा दिखाया जाता था कि उन शेल कंपनीज से ये पैसा उधार लिया गया, हालांकि वो किसी का ब्लैक मनी होता था जो कि उस शेल कंपनी के जरिए लाया जाता था। तो उस कंपनी में कोई काम नहीं होता था, लेकिन सिर्फ उसको पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आपको याद होगा जब ब्लैक मनी पर पहला बड़ा प्रहार किया था मोदी सरकार ने, तो 3 लाख के करीब ऐसी शेल कंपनियां मिली थी जिनको बंद कर दिया गया था। लेकिन ऐसा पता चला है कि इसमें 10 से ज्यादा शेल कंपनियां इन्वॉल्व थी, 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व थे। और ये भाई साहब जो कि चाइनीज सिटीजन है, उन्होंने मणिपुर से एक फेक पासपोर्ट बनाया था। तो आप सोचिए कितना बड़ा मॉडस ऑपरेंडी है कि आप मणिपुर के किसी स्थानीय ऑफिशियल का सहारा लेकर के फेक पासपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद दिल्ली में आकर के कंपनी सेटअप करते हैं, फिर आप चाइनीज जो बड़ी कंपनियां हैं उनके सब्सिडीज को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बैंक ऑफिशियल से मिलकर के और यहाँ के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनसे मिलकर के आप जो पैसे हैं उनका एक तरह से हेर फेर करते हैं उसमें। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है और अब ईडी, मुझे लगता है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जिसने इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, इस चाइनीज शख्स को जिसने फेक पासपोर्ट के जरिए इसको अंजाम दिया है, और अब विस्तृत जांच की जाएगी। हो सकता है कि ये मामला और भी आगे बढ़ पाए। अजय, एक इंडिविजुअल की बात जरूर है, लेकिन क्या सीधा सा सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई विदेशी देश की ताकत हो सकती है? ये कहना बहुत ही अभी जल्दबाजी होगी कि इसमें कोई कोई नेशनल इंटरेस्ट है किसी का जी, या फिर एक इंडिविजुअल के बेसिस पे ये केवल फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मामला है। लेकिन एक फेक पासपोर्ट चाइनीज सिटीजन होने के नाते और उसके बाद मणिपुर जैसे सेंसिटिव स्टेट से फेक पासपोर्ट बना करके और एनसीआर में आकर के ऑपरेट करना, और वो भी इतने बड़े स्तर पर जिसमें कि बड़ी रिटेल शोरूम्स इन्वॉल्व हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के कई सारे कंसाइनमेंट्स और ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो ऑब्वियसली ये छोटा मामला नहीं है। भले ही आप किसी एक मतलब नेशनल लेवल के आप किसी षड्यंत्र के साथ न जोड़ें इसे, लेकिन ये गंभीर मामला जरूर है जिसमें कि बहुत सारे जो तार हैं वो जुड़े हो सकते हैं स्थानीय लोगों के भी, और ऑब्वियसली एक सिस्टमिक फेल्योर है जिसका एक बड़ा खुलासा किया गया है कल के इस सर्च एंड सीजर ऑपरेशन में। शुक्रिया आपका अजय इन सब जानकारियों के लिए। पूर्वी बेंगलुरु में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है। उग्र भीड़ ने 2 पुलिस स्टेशनों और कांग्रेस के एक विधायक के घर पर हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी। उग्र भीड़ सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची थी। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत के अनुसार डीगे हल्ली और केजी हल्ली इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और पूरे शहर में निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। पुलिकेशी नगर के कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के एक रिश्तेदार ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाला था, जिसके विरोध में भारी संख्या में लोग मंगलवार की शाम पुलिस थाने पहुंचे और पोस्ट डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस कमिश्नर के अनुसार सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने भी पुलिस फायरिंग में 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। इस बीच कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति ने एक वीडियो जारी कर अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और आश्वासन दिलाया कि वो उनके साथ हैं और इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आयशा, अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं वहां पर?
देखिए, इस वक्त स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और रात भर बेंगलुरु पुलिस ने इन इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से गश्त लगाती रही है। और अभी अभी बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने ये ट्वीट कर जानकारी दी है कि 110 लोगों को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जिन लोगों का हाथ था, उनकी गिरफ्तारियां जारी है। लेकिन फिलहाल डीजे हल्ली, केडी हल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है और पूरी तरह से इन इलाकों में अभी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में कर्नाटका स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। लेकिन देखा जाए तो भारी मात्रा में कल रात को जो हुआ वो काफी भारी मात्रा में नुकसान, गाड़ियों को जलाना, पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया है और ये कोशिश भी की गई कि कांग्रेस के जो विधायक है अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके घर पर हमला हुआ और उनके घर पर भी आग लगाने की कोशिश की गई थी। ऐसी सूरत में पुलिस अब इन तमाम जगहों पर गश्त लगा रही है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने साफ कहा है कि किसी भी तरह से कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता और उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वो अपनी तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम वो कड़ी कार्रवाई करें और इस तरह के जो दंगा फसाद करने वाले लोग हैं उन पर सख्ती बरते। आयशा, क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं इसमें? इसमें कई लोग घायल हुए हैं क्योंकि पुलिस कल रात को जिस तरह से स्थिति जो नियंत्रण से बाहर हो गई थी, उसके बाद पुलिस को मजबूरन फायरिंग करनी पड़ी और फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा करीब 13 से ज्यादा लोग घायल हैं और इन घायलों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। ये वो तमाम लोग हैं जो पुलिस स्टेशन के सामने, पुलिस स्टेशन के बाहर भारी मात्रा में जुटे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब स्थिति काबू से बाहर हो गई तब पुलिस को फायरिंग करना पड़ा और तभी पुलिस इस पूरे मामले को कंट्रोल कर सकी और उसमें कई सारे लोग, इस फायरिंग में कई सारे लोग घायल हो गए और जैसा कि मैंने बताया 2 लोगों की मौत भी हो गई। शुक्रिया आयशा इन सब जानकारियों के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाग सेवनिया इलाके में एक डिप्टी कलेक्टर की लाश मिली है। लखन टेकराम नाम के अपर कलेक्टर की लाश उनके अपने घर में मिली है। घर में पत्नी और बेटे की मौजूदगी में मिली लाश 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अभी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम से मौत के कारणों का खुलासा होने की उम्मीद है। आदित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता भोपाल से, उनसे बातचीत करते हैं। आदित्य, क्या कुछ ये मामला है और अभी तक कहां तक जांच पहुंची है इस मामले में? देखिए चंद्रशेखर, प्रथम दृष्टया अगर बात करें इस पूरे मामले की तो चूंकि कल रात को की ये पूरी घटना है और कल रात को पुलिस को ये सूचना मिली थी कि बाग सेवनिया इलाके में एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के जो मंत्रालय में पदस्थ है लखन टेकाम की एक बॉडी मिली है उनके घर पर, उनके घर के फ्लोर पर। और पुलिस जब वहां पर पहुंची तो घर वालों की तरफ से ये बताया गया है कि चूंकि दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ आपसी विवाद लंबे समय से चल रहा था, लिहाजा दोनों आपस में शायद बातचीत भी नहीं करते थे और ये ऊपर रहते थे लखन टेकाम और उनकी पत्नी और उनका बच्चा नीचे रहता था और रोजाना की तरह उनकी पत्नी उनको खाना दे, ऊपर उनके दरवाजे पर, कमरे के दरवाजे पे बाहर खाने की थाली रख दिया करती थी, वो खाना ले लिया करते थे। लेकिन 2 दिन से उन्होंने घर के बाहर दरवाजा नहीं खोला था और जो थाली उन्होंने रखी थी वही रखी हुई दूसरे दिन जब वो पहुंचे तो वही की वही थाली उनको रखी हुई मिली। तो उनको शक हुआ कि बाहर नहीं निकल रहे, क्या बात है। तो फोन किया उनकी पत्नी की तरफ से और पता चला जब फोन नहीं उठाया उन्होंने और पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजा खोला गया तो अंदर उनकी संदिग्ध हालत में डेड बॉडी मिली है। हालांकि डेड बॉडी 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। पुलिस का यही कहना है कि चूंकि
पोस्टमार्टम के लिए अब उसको भेज दिया है। इससे ही पता चलेगा कि मौत के कारण क्या है, लेकिन बिना पोस्टमार्टम प्राइमा फेसिया यही बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद ये हो सकता है। हालांकि उनकी पत्नी का ये कहना है कि मदिरा के शौकीन भी वो हुआ करते थे और इस तरह की गतिविधियों के चलते भी हो सकता है कि हार्ट अटैक या इस तरह की वजह से उनकी मृत्यु हुई हो। लेकिन उप सचिव पद पर मंत्रालय में पदस्थ एक बड़े अधिकारी हैं और इस तरीके से 2 से 3 दिन तक अगर कोई लाश एक घर में पड़ी हुई है और घर में सूचना नहीं है, ऐसे में संदेह पैदा होता है, पुलिस को भी संदेह है और इस संदेह के आधार पर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल परिवार से पूछताछ चल रही है। शुक्रिया आपका आदित्य इस जानकारी के लिए। कोरोना की जंग भारत बेहद मुस्तैदी से लड़ रहा है और यही कारण है कि तमाम अन्य देशों के मुकाबले कई मायनों में काफी बेहतर स्थिति में है। देश में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं का ही असर है कि भारत में कोरोना से लड़कर ठीक होने वालों की संख्या 15,83,000 से ऊपर पहुंच गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी लगातार इजाफा होने के बाद आज इसे 69.80% पर दर्ज किया गया है। भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी 2% से और नीचे गिरकर 1.99% पर आ गई है, जो कई अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। अब देश में 6,39,929 मामलों के साथ 28.21% सक्रिय मामले हैं। कोविड-19 टीके की खरीद एवं प्रबंधन के क्रियान्वयन और नैतिक पहलुओं पर विचार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति आज बैठक करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि टीका प्रबंधन पर बनी समिति राज्य सरकारों एवं टीका निर्माताओं समेत सभी हितधारकों के साथ काम करेगी। ये समिति टीका विकसित होने के बाद उसके प्रबंधन, वितरण और कोल्ड चेन क्रियान्वयन और टीका देने वाले लोगों को प्रशिक्षित करने को प्राथमिकता देने के पहलुओं पर रणनीति तैयार करेगी। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा था कि कोविड-19 के 2 संभावित टीकों के मानवीय क्लिनिकल परीक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है और परीक्षण दूसरे चरण में पहुंच चुका है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविड-19 के संभावित टीके के दूसरे और तीसरे चरण का मानवीय क्लिनिकल परीक्षण करने की अनुमति दी गई है। वहीं लंबे इंतजार के बाद रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कोरोना वायरस वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी बताया कि उनकी बेटियों को यह टीका लगाया जा चुका है। मॉस्को के गामलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एडेनो वायरस को बेस बनाकर ये वैक्सीन तैयार की है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि इस सुबह दुनिया में पहली बार नए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस वैक्सीन पर काम किया है। पुतिन ने कहा कि वैक्सीन जरूरी टेस्ट से गुजरी है, लेकिन रूस के दावों पर दुनिया भर के तमाम जानकार सवाल उठा रहे हैं। इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पूरे होने का दावा करने वाले इंस्टीट्यूट ने अब तक दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। ये दोनों फेज ये तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं कि वैक्सीन कितनी कारगर और सुरक्षित है। WHO ने भी कहा है कि उसके पास रूस की वैक्सीन के केवल फेज 1 के आंकड़े हैं। WHO ने रूस से आग्रह किया है कि वो सभी मानकों का पालन करे। इस सब के बीच दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। विश्व भर में इस महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,05,588 हो गई है, जबकि इस महामारी से 7,44,431 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 1,34,22,612 लोग इस बीमारी को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने सांसद कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। जो बिडेन ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें गर्व हो रहा है कि कमला हैरिस को उन्होंने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। बिडेन ने उन्हें बहादुर योद्धा और अमेरिका के सबसे बेहतरीन नौकरशाहों में से एक करार दिया।
कमला हैरिस ने ट्वीट कर बिडेन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की हैसियत से उनके साथ शामिल होने पर गर्व महसूस करती हूं और उनको अपना कमांडर इन चीफ बनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करूंगी। बिडेन द्वारा कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आश्चर्य व्यक्त किया है। 55 साल की कमला हैरिस दिसंबर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस से बाहर हो गई थी। कमला हैरिस 2 बार अटॉर्नी जनरल रहीं और फिर 2017 में वो सांसद बनी। गौरतलब है कि जो बिडेन 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करेंगे, जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। सिल्विया ने यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए मैच में सेविया ने वुल्व्स को 1-0 से मात दी। वुल्व्स के पास 13वें मिनट में गोल करने का मौका था, लेकिन राउल जिमेनेज की पेनल्टी को बचा लिया गया। इसके बाद टीम को मौके बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। एक्स्ट्रा टाइम में वो चूक गए और लुकास ओकम्पोस के हेडर से किए गए गोल ने मैच खत्म होने से 2 मिनट पहले मैच सेविया के नाम कर दिया। वुल्व्स प्रीमियर लीग में 7वें स्थान पर रही है। ऐसे में वो अगले सीजन में यूरोपियन प्रतियोगिता में नजर नहीं आएंगे। सेविया यूरोपीय लीग को 5 बार जीत चुकी है और सभी प्रतियोगिताओं को मिलाकर 19 मैच से अविजित है। अब सेमीफाइनल में सेविया का सामना मैनचेस्टर यूनाइटेड से होगा। आज विश्व हाथी दिवस है। पहला विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त 2012 को आयोजित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर कुशाल कुंवर शर्मा, जिन्होंने एलिफेंट मैन ऑफ एशिया की ख्याति अर्जित की है, उन्होंने मानव हाथी संघर्ष के मुद्दे पर काम किया है। डॉक्टर कुशाल कुंवर शर्मा ने कई दशकों तक असम और अन्य जगहों पर हाथियों के संरक्षण के लिए काम किया है। पेश है हमारी संवाददाता ड्यूना की ये खास रिपोर्ट। पूर्वोत्तर राज्य असम मानव और हाथी के संघर्ष के मामले में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। मानव हाथी संघर्ष का एकमात्र कारण जनसंख्या विस्फोट है। डीडी न्यूज से बात करते हुए हाथी डॉक्टर पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर कुशाल कंवर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस उपाय करने चाहिए, जो राज्य में मानव पशु संघर्ष को कम करने का एकमात्र तरीका है। डॉक्टर शर्मा ने हाथी के आवासों को अतिक्रमण से बचाने के लिए वन क्षेत्रों को बढ़ाने पर बल दिया। At the time of independence, India's population, human population, I mean, was simply 33 crore, and today we are 139 crore, and that itself explains this situation, because increasing human population means increasing pressure on the habitat. And what is habitat? Where the wildlife is living. That is what we mean as habitat. Now, not only elephants, every other wildlife is suffering. हाथी डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कुशल कंवर शर्मा का बचपन से ही इस बुद्धिमान, विशाल, स्तनधारी हाथी के प्रति आकर्षण था। उनका यही जुनून पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बाद पेशा बन गया। डॉक्टर शर्मा पिछले 35 वर्षों से हाथियों का इलाज और उनकी देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा हाथियों के प्राथमिक उपचार और सर्जरी सहित हर साल 800 से अधिक इस दृढ़ त्वचीय प्राणी को संभालते हैं। वर्तमान में असम में कुल 5600 जंगली हाथी हैं और 1260 बंदी हाथी हैं। On an average, last 35 years, I have been handling 700 to 800 elephants a year. Elephants are there, so greenery is there. Greenery is there, so oxygen is there. Elephants are there, so water is there. And minus elephants, nothing will be there. So, if you really love your blue planet, and remember, we have only one. So we have to stay here, we have to live here, and we have to live a healthy planet for our next generation, subsequent generations. इस विश्व हाथी दिवस पर हाथी चिकित्सक ने लोगों से पर्यावरण की रक्षा करने और जानवरों, विशेष रूप से हाथियों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है, जो सभी जीवित प्राणियों का प्रतीक है। और आज देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। देश भर के सभी कृष्ण मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। मथुरा और वृंदावन के मंदिर में जन्माष्टमी मनाए जाने के लिए विशेष तैयारी की गई है। इस बार भले ही कोरोना के कारण मंदिरों में भक्त अपने आराध्य के दर्शन साक्षात नहीं कर पाए, लेकिन ब्रिज के लाला के स्वागत में कोई कमी नहीं है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान से लेकर नंदगांव तक आस्था की अद्भुत आभा बिखर रही है।
वृंदावन के मंदिर भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। भगवान द्वारकाधीश के जन्मोत्सव के त्योहार पर उनकी कर्मस्थली द्वारका में धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने लिखा कि समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। We have Olympic medalist, champion shooter Gagan Narang. Those persons are mentally very, very strong, very, very tough. But these are unprecedented times. These have been difficult times, but all challenges are faced head-on by sports people. The system is much better now with Khelo India coming in and so many centers coming. Do you now also think that you could have won gold in 2012 London Olympics?